देखिए उत्तराखंड को अगर हम देखें यानी भौगोलिक स्तर स्तर पर अगर देखें तो इसको 8 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, यानी 8 भागों में इसको बांटा जाता है। सबसे उत्तर की अगर बात करें तो उसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। अब देखिए ट्रांस हिमालय क्या चीज है, आपको जियोग्राफी में बताऊंगा कि देखिए ट्रांस हिमालय ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है या ऐसा क्षेत्र है जो हिमालय बनने से पहले निर्मित था, यानी उसका ओरिजिन क्या है, हिमालय जो माउंटेन है यानी रेंज है उससे पहले बने हुए थे। तो हिमालय की उत्पत्ति से पहले जो स्थलाकृति रहे होंगे उसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और आप लोग को मालूम होगा कि जिस जगह पे आज हिमालय माउंटेन है या हिमालय पर्वत है, इस जगह पे एक बहुत बड़ा क्या होता है, सागर रहा था यानी सी, और उसका नाम था 33 सागर। और यहाँ पे क्या होता है, देखिए हिमालय का जो क्षेत्र है, आपको थोड़ा सा मालूम होगा कि हमारे यहाँ जो अर्थ है या जो हमारा कॉन्टिनेंट है इसमें बहुत सारे प्लेटों से बने हुए हैं। तो प्लेट जब आपस में टकराए, जैसे हमारे भारत के उत्तर में जो प्लेट है उसको यूरेशिया प्लेट कहा जाता है, और हम जो भारत जिस प्लेट में है उसको गोंडवानालैंड प्लेट कहा जाता है। तो इन दोनों में जब टकराव हुआ होने के कारण क्या है, हिमालय की उत्पत्ति हो। दो प्लेट अगर देखिए, दो प्लेट इधर एक प्लेट है बहुत बड़ा, मान लेते हैं यहाँ एक बहुत बड़ा प्लेट है और यहाँ एक बहुत बड़ा प्लेट है, जब ये आपस में टकरा गए तो ये वाला क्षेत्र क्या उभार आ जाएगा। तो इसी से क्या है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, इसलिए इसको फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, बलित पर्वत। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि आज भी क्या होता है, ये जो दो प्लेट है इसको इंडिया की तरफ गोंडवाना प्लेट कहते हैं, गोंडवाना लैंड प्लेट है, और इधर जो चाइना की तरफ है इसको यूरेशिया प्लेट कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और इसके टकराव से क्या होगा, ये हिमालय पर्वत का क्या नहीं हुआ। हिमालय पर्वत बनने से पहले ये जो क्षेत्र था यहाँ पे क्या था, 33 सागर हुआ करता था। और 33 सागर का जो भाग रह गया है, जो जो हिमालय का अंतर्गत नहीं आया है, उस क्षेत्रों को क्या कहता है, ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय में अगर आप उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों को देखते हैं, उत्तरकाशी का कुछ क्षेत्र आता है, चमोली का कुछ क्षेत्र आता है, पिथौरागढ़ का कुछ क्षेत्र आता है। जैसे आपने अगर पिथौरागढ़ में अगर आसपास कोई रहते होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे घाटियां है जिसको जैक्सर घाटी वगैरह कहा जाता है, तो जोहर घाटी कहा जाता है। तो वो जो घाटियां है वो सब क्या होता है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और देखिए ट्रांस हिमालय क्या है, हिमालय से भी पुरानी है। इनके निर्माण क्या है, ये क्या है, ओल्ड है, हिमालय से भी क्या है, ये पुरानी है, ध्यान दीजिएगा। ये हिमालय बनने से पहले से बने हुए थे। जो तिब्बत का आप जो पूरा क्षेत्र देखते हैं ये सब ट्रांस हिमालय में आता है। उसके बाद देखिएगा आप लोग कैलाश पर्वत का नाम जो सुने होंगे, देखिए कैलाश पर्वत क्या है, जो तिब्बत में है, जो मानसरोवर झील के आसपास है, वो क्या ट्रांस हिमालय का पार्ट है, वो हिमालय का पार्ट नहीं है। उसके बाद हिंदू कुश पर्वत का नाम सुने होंगे, काराकोरम जो रेंज है, ये सब क्या है, आपके हिमालय का पार्ट नहीं है। जो लद्दाख वाला जो क्षेत्र आप लोग देखते हैं, लद्दाख या कश्मीर के जो इस समय लद्दाख का पूरा क्षेत्र मान के चलिए लगभग, वो लद्दाख का पूरा क्षेत्र क्या है, ट्रांस हिमालय में आता है, वो हिमालय का पार्ट नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, वो हिमालय का पार्ट नहीं है। काराकोरम हो गया आपका, पीर पंजल हो गया, ये सब हिंदुकुश पर्वत हो गया, कैलाश पर्वत हो गया, ये सब क्या है, तो ट्रांस हिमालय के पार्ट है, और उत्तराखंड में कम ही क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो ये सबसे उत्तर में क्या है, ट्रांस हिमालय है, इसको समझ लीजिएगा। और ये क्या है, 3 जिलों में ये इसका विस्तार है, एक उत्तरकाशी में है, एक आपका चमोली में है, और एक क्या है आपका पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्रों में इसमें पाया जाता है। तो इसको आपको समझ में आ गया कि ट्रांस हिमालय क्या है, जो हिमालय बनने से पहले जो भू आकृति रहा होगा उसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। और हिमालय पर्वत जो बना, तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई के आधार पर ध्यान दीजिएगा, जो हाइट है उसके आधार पर हिमालय माउंटेन को 3 रेंज में डिवाइड किया गया है, यानी तीन क्या है, श्रेणी में उसको बांटा गया है। सबसे उत्तर में क्या है, ग्रेटर हिमालय, जिसको महान हिमालय या बृहद हिमालय भी कहा जाता है। उसके जो दक्षिण में है उसको कहते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है, यानी मिडिल हिमालय या आपका स्मॉल हिमालय कहा जाता है। और जो उसके दक्षिण में है उसको शिवालिक हिमालय कहा जाता है। और देखिए
शिवालिक जो हिमालय है, ये सबसे नवीन हिमालय है। शिवालिक जो क्या है, ये सबसे नवीन हिमालय है। और एक बात और आपको बताता हूँ, देखिएगा हमारे उत्तराखंड में क्या है, भूकंप, इसको अर्थक्वेक कहते हैं, वो बहुत, इसके लिए क्या बहुत ज्यादा संवेदनशील है। क्यों है? क्योंकि ये जो प्लेटें हैं, हमेशा क्या आपस में टकराते रह रहे हैं, और ये क्या होता है, इसमें गति है, मोशन होते रहते हैं। इसमें क्या है, मोशन होते रहते हैं। तो इस मोशन के कारण क्या होता है, जब भी ये दो प्लेटें आपस में टकराती है, तो इनके बीच में प्लेटों में क्या है, टूट फूट होता रहता है। और जब टूटता है तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे अर्थक्वेक आना बहुत ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। जानते हैं उत्तराखंड क्या है, अर्थक्वेक में जोन 4 और 5 में आते हैं, बहुत ही सेंसिटिव जोन में आता है। इसलिए आप लोग सुने होंगे कि इन क्षेत्रों में बड़े जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसको बनाने के लिए मना किया गया है, फिर भी बनाया जा रहा है, वो अलग मैटर है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि बड़ा सा अगर भूकंप आ जाए, तो अर्थक्वेक तो इन सागर अगर सभी अगर ड्रम अगर या जो बांध बनाया गया है डैम, अगर टूट जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये भी एक दिक्कत है। क्यों? क्योंकि ये अर्थक्वेक जोन में बना बना हुआ है। तो हिमालय क्या है, कैसे बना है, दो प्लेटों के आपस में टकराने से जो बीच का जो भूमि था या स्थलाकृति था, वो उभर ऊपर आ गया, और उससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और इसीलिए हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है अभी भी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? कि दोनों प्लेटें आपस में क्या था, टकराते रह जा रहे हैं, और उसके बाद फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है, और उससे ज्यादा हो रहा है। और महान हिमालय सबसे पहले बना, फिर मिडिल हिमालय बना, फिर शिवालिक बना। तो शिवालिक हिमालय सबसे बाद में बने, इसको ध्यान रखिएगा। शिवालिक हिमालय सबसे बाद में बना। शिवालिक हिमालय को आउटर हिमालय भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। शिवालिक हिमालय को क्या कहते हैं, आउटर हिमालय भी कहा जाता है। अब शिवालिक हिमालय के बाद जो क्षेत्र आता है, जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर, झाड़ियां वगैरह आप लोग देखे होंगे पहाड़ों के जस्ट तलाटी में, ऐसे क्षेत्रों में क्या आता है, जहाँ पे पत्थर कंकर ज्यादा दिखाई देते हैं, ऐसे क्षेत्रों को भंवर क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे क्षेत्रों को क्या कहता है, भंवर क्षेत्र कहा जाता है। और भंवर क्षेत्र के दक्षिण में अगर आएंगे, और ऐसे क्षेत्रों को क्या कहता है, तराई क्षेत्र कहते हैं। आपको पता है कि तराई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमेशा पानी रहता है, दलदल भूमि रहता है। और तराई क्षेत्र के नीचे जो हरिद्वार वाला जो ये बेल्ट आप लोग को दिख रहा है, इसको उत्तराखंड का मैदानी क्षेत्र कहते हैं, मैदानी क्षेत्र। ध्यान देगा, केवल हरिद्वार में ही मैदान है, आपको पहले ही बता चुका हूँ। उत्तराखंड में केवल हरिद्वार का ही क्षेत्रों को मैदान कहा जाता है। और भंवर तराई, शिवालिक, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और ट्रांस हिमालय, इनमें ये कुल मिला के 8 भागों में उत्तराखंड के भौगोलिक स्थिति को मतलब बांटा गया है या डिवाइड किया गया है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि, सर हाँ बताइए। सर, जैसे भाबर और तराई क्षेत्र है ना, तो ये हाँ, अपने आप में अलग क्षेत्र है या हाँ शिवालिक अलग के अलग क्षेत्र, भाग अभी हैं? बताऊंगा, इसका डिफरेंट बताऊंगा आपको अभी। सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन रह जाएगा तो पूछ लीजिएगा। अभी उसका डिफरेंट बताऊंगा कि भवर ओके। में क्या अंतर होता है अभी, और ओके तराई में सर। क्या अंतर होता है। देखिए पहला, अब ट्रांस हिमालय के बारे में आप जानते हैं कि ट्रांस हिमालय के बहुत ही कम भाग क्या है, हमारे उत्तराखंड में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो 3 डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत ही कम क्षेत्र है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ग्रेटर हिमालय या जिसको महान हिमालय कहा जाता है, उसको हम देखेंगे। और यही क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय, आपको पता है कि सबसे पहले इसकी उत्पत्ति हुई, जब भी ये प्लेटें टकराए सबसे पहले इसका निर्माण हुआ। पहली बात है कि कुछ विशेषता जान लीजिएगा। पहली बात क्या है, कि जो ग्रेटर हिमालय है या महान हिमालय है, इसमें क्या होता है, हमेशा आइस, बर्फ से क्या होता है, ढकी रहती है। अधिकतर भाग, पूरा भाग नहीं है, इसको भी समझ लीजिएगा। आजकल क्लाइमेट चेंज वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है, वो अलग मैटर है, लेकिन अधिकतर भाग क्या होता है, इसके बर्फ से ढकी रहती है, या इसको हिमछादित जिसे कहते हैं हिंदी में, या इसको हिमाद्री भी कहा जाता है, समझ लीजिएगा। और इसकी जो एवरेज ऊंचाई है, जो एवरेज हाइट जिसे कहते हैं, वो क्या था, 6,000 मीटर है। 6,000 मीटर मतलब एवरेज ऊंचाई जिसे कहते हैं। देखिए अभी हम केवल उत्तराखंड के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। ये पूरा बृहद हिमालय के बारे में हम नहीं पढ़ रहे, केवल उत्तराखंड में जो है उसको बोल रहे हैं। ये उत्तराखंड के बारे में है, इसलिए उत्तराखंड के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। आप ये मत बोलिए कि एवरेस्ट वगैरह है, वो उत्तरा हिमालय का ही तो पार्ट है, लेकिन वो क्या है, उत्तराखंड में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका एवरेज ऊंचाई कितना है,
6,000 मीटर इसका एवरेज ऊंचाई है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी भारत की स्थिति के बारे में बता रहा हूँ, भारत जहां पे स्थित है, अगर भारत में कोई भी पहाड़ी की ऊंचाई 4500 मीटर से अगर अधिक है, तो माना जाता है कि ये क्या होता है, लगभग वर्ष भर इसमें आइस किसी ना किसी रूप में पाया जाता है। और ये जो 4500 मीटर का जो लाइन है ना, इसको आइस लाइन कहा जाता है। बर्फ रेखा या आइस लाइन इसको कहा जाता है, हिम रेखा या आइस लाइन कहा जाता है। उत्तराखंड के मतलब हमारे भारत की परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप यूरोप के परिप्रेक्ष्य में, दूसरे देशों के परिप्रेक्ष्य में मत समझिएगा। आइस लाइन कहते हैं कि उत्तराखंड में या हमारे भारत में जो हिमालय है, 4500 मीटर के ऊंचाई पर जो भी क्षेत्र है, लगभग वर्ष भर वहां पे किसी न किसी रूप में बर्फ रहती है, चाहे वो ग्लेशियर के रूप में हो या किसी दूसरे रूप में हो। ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड में जो लाइन या कह सकते हैं हिम रेखा या आइस लाइन का ऊंचाई कितनी है, 4500 किलोमीटर, किलोमीटर कह रहा हूँ, 4500 मीटर सॉरी। और एवरेज ऊंचाई कितना है, 6,000। ध्यान दीजिएगा, जो सबसे एवरेज ऊंचाई अगर देखा जाए। और उत्तराखंड में हिमालय यानी बृहद हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका नंदा देवी। नंदा देवी का नाम सुने होंगे। और नंदा देवी कहाँ पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए सबसे ऊंचाई पे है नंद, देखिए इसको अगर थोड़ा सा कठिन सवाल बना देगा, तो यहाँ पे नंदा देवी दो है, एक पश्चिमी नंदा देवी है और एक पूर्वी नंदा देवी है। ध्यान दीजिएगा, जो पश्चिमी नंदा देवी है ये सबसे हाइट वाला है। ध्यान दीजिएगा, अगर कठिन सवाल पूछेगा तो। और ये जो एक बात और याद रखिएगा, ये जो नंदा देवी पर्वत है, ये भारतीय क्षेत्र में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी चोटी है। देखिए ऐसे भारतीय क्षेत्र में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को माना जाता है। लेकिन कंचनजंगा की जो अवस्थिति है यानी लोकेशन है, वो चाइना यानी मतलब तिब्बत और क्या है, भारत के बॉर्डर पर है। लेकिन जो नंदा देवी जो चोटी है या माउंटेन है या पीक है, ये पूर्णतः भारतीय क्षेत्र में है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कंचनजंगा है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्णतः भारतीय क्षेत्र में, पूर्णतः बोल रहा हूँ, पूर्णतः भारतीय क्षेत्र में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पश्चिमी नंदा देवी जो माउंटेन है या हिल्स है या जो भी पिक है उसको लगाइएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो उत्तराखंड का है या किस डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, यहाँ पर अधिकतर क्या होता है, जहां बर्फ जमी रहती है यानी फ्रीज होता है, ऐसे बर्फ के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जो बड़े बड़े जो पीस होता है, उनको ग्लेशियर कहा जाता है। समझ लीजिएगा बात को। बर्फ के जो ग्रेटर हिमालय में जहां पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े पाए जाते हैं, उन टुकड़ों को या उन क्षेत्र को या उन पार्ट को या भाग को क्या कहा जाता है, ग्लेशियर कहा जाता है। या उसको हिंदी में हिमनद कहा जाता है। देखिए हिंदी में उसको क्या कहता है, हिमनद कहते हैं। और अंग्रेजी में उसको ग्लेशियर कहा जाता है। आपको कल भी बताया था कि उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है गंगोत्री। गंगोत्री क्या है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उसके बाद यमुनोत्री हो गया, पिंडर ग्लेशियर का नाम सुने होंगे, कामेत ग्लेशियर का नाम सुने होंगे, मिलम ग्लेशियर का नाम सुने होगा। आपको बता था कि जो मिलम ग्लेशियर है, ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ध्यान दीजिएगा। और भारत में, उत्तर भारत की बात कर रहा हूं, अधिकांश जो रिवर है, नदियां है, इन ग्लेशियरों से निकली हुई है। उत्तराखंड में से जो निकलने वाले जो अधिकांश रिवर है, वो क्या होता है, अधिकांश बोल रहा हूं सभी नहीं, इन ग्लेशियरों से निकलते हैं। ठीक है, जैसे गंगोत्री हो गया, गंगोत्री से क्या भागीरथी नदी निकलती है, यमुनोत्री से क्या हो गया आपका यमुना नदी निकलती है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पे जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, उनके बीच में जो गैप होता है, इन गैप को क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है या पास कहा जाता है। जहां से पहले क्या होता है, पहाड़ों को पार करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का काम होता था। ठीक है,
तो ये जो दर्रा है, अधिकांश दर्रा और क्या है, जो ग्लेशियर है, वो सब क्या है, ग्रेटर हिमालय में। समझिएगा, दर्रा और ग्लेशियर क्या है, ग्रेटर हिमालय में। और इन क्षेत्रों में जितने भी झील बने हुए हैं, लेक बने हुए हैं, उन सभी लेक क्या है, उसको हिम हिमाद्री लेक कहा जाता है। यानी हिमाद्री मतलब आइस लेक कहा जाता है, क्योंकि उनमें जो पानी आता है वो क्या है, आपके जो ग्लेशियर होता है वो पिघलते हैं। और उससे आता, आप आजकल देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगोत्री जो ग्लेशियर है, उसकी की पिघलने की दर बढ़ रही है या घट रही है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था। तो ध्यान दीजिएगा, ग्लेशियर का जो पिघलने या मेल्ट होने का जो रेट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे रीजन, एक तो क्लाइमेट चेंज है, दूसरी बात जो पर्यटन बहुत ज्यादा हो रहा है इन क्षेत्रों में, वृक्ष को काटे जा रहे हैं, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बात आपको देखिए, यहाँ पे साइंस का एक क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए जो ग्लेशियर होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा रिफ्लेक्शन, इसको परावर्तन जिसे कहा जाता है। देखिए जो ग्लेशियर होता है वहां पे जो लाइट होता है, यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है, उसका रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है। आप बोलेंगे कि पहाड़ों में ठंडा क्यों ज्यादा होता है, इसका भी एक कारण है। ऊंचाई है उसका तो है ही है। पहाड़ों में ठंडा होने का एक कारण क्या है, अभी आपको बताना कि क्लाइमेट के मतलब भौगोलिक स्थिति के अनुसार वहाँ के क्लाइमेट वगैरह, मानव, सब कुछ चेंज मतलब बदलता है। एक कारण ये है कि वहां पे रिफ्लेक्शन, जब सूर्य किरण पड़ती है तो रिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा होने पर क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश में जो गर्मी होता है या जो एनर्जी होता है, वो उन क्षेत्रों में कम क्षेत्रफल में पड़ने लगता है। लेकिन आप लोग आजकल जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा होने लगे हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण क्या होता है, इन क्षेत्रों में भी गर्मियां बनने लगी। तो इसलिए क्या होता है, ये मेल्ट ज्यादा होने लगे। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडा होने का एक कारण क्या है, ये बर्फ भी है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है। दूसरी बात है कि इन क्षेत्रों में क्या होता है, जो ऊंचाई में ये चोटी वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, 4500 मीटर के बाद क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जितनी भी वनस्पतियां होती है, यानी जो वेजिटेबल्स जिसे कहते हैं, पेड़ पौधे, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या, गर्मी के सीजन में क्या होता है कि वहां पे थोड़ा सा खाली मैदान हो जाता है, और जो काई या जो एल्गी वगैरह है वहां पे बन जाते हैं, या छोटे छोटे जो चीज है बनते हैं। तो देखिए, पहाड़ी पे सबसे ऊंचाई में जो वन होते हैं ना, उन वनों को अल्पाइन फॉरेस्ट या अल्पाइन वन कहा जाता है। हिंदी इंग्लिश में बहुत दोनों एक ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्पाइन वन कहाँ पाया जाता है, तो ग्रेटर हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, अल्पाइन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, ग्रेपर। जो क्या होता है, ये चोटी जो होती है, ऊपर की चोटी होती है, इसमें जो गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, पिघल जाते हैं और वहाँ पे काय या घास या छोटे मोटे जो भी जनते हैं बनते हैं। इसलिए क्या होता है कि ऐसे ठंडे जगह पे क्या, अधिकांश जड़ी बूटी या औषधि का खेती की जाती है, मेडिसिन का खेती होती है। मेडिसिन जो होता है इनकी खेती होती है। इसलिए आप लोग जानते हैं कि हिमालय जो ग्रेटर हिमालय है, इसको हाउस ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, यानी औषधि का घर कहा जाता है। आप लोग रामायण देखे ही होंगे, उसमें जो संजीवनी बूटी लाने कहा जाते हैं, इन्हीं हिमालय में आए थे। तो हिमालय में क्या है, औषधि पाए जाते हैं। आप लोग सुने होंगे कि गंगा या हिमालय के पानी में बहुत ज्यादा अ, शरीर को सही करने वाले, यानी बीमारी को ठीक करने वाले बहुत सारे गुण होते हैं। तो उसमें मेन गुण यही होता है कि जो ग्लेशियर से जो पानी आते हैं, उन ग्लेशियरों के साथ क्या होता है, ये जड़ी बूटी आते हैं। आप लोग पहले हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो आपको बता देता हूँ, पहले जो सिंधु नदी था, सिंधु नदी भी क्या है, इन्हीं क्षेत्र से होके जाते हैं, से लद्दाख वगैरह से या हिमालय के उस पार से। तो वहां पे जो एक पौधा आता था जिससे सोमराज बना जाते थे, वो भी क्या औषधि के रूप में इस्तेमाल करते थे। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत, आजकल जानते हो उत्तराखंड में बहुत सारे क्या होता है, जड़ी बूटी की खेती होती है, और मेडिसिन भी होता है जो इन क्षेत्र में जड़ी बूटी होता है। तो उसमें इसलिए क्या होता है, जो ग्रेटर हिमालय है इनको क्या है, हाउस ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, नहीं औषधालय भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो दुर्लभ टाइप के जो पेड़ पौधे होते हैं ये पाए जाते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आबादी बहुत कम है,
अगर पॉपुलेशन की बात किया जाए तो इन क्षेत्रों में पॉपुलेशन बहुत कम है, एक बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, यानी बारिश बहुत कम होता है। अब बोले बारिश क्यों कम होता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश की जगह पे क्या होता है, बर्फ गिरती है। आप लोग सुने होंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे कम वर्षा किन क्षेत्रों में होता है, तो देखिए भारत में सबसे वर्षा उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे ऊंचाई सबसे ज्यादा है। अधिकतर लोग कहेंगे कि राजस्थान में होता होगा, ऐसे नहीं, राजस्थान में मरुस्थल, लेकिन वहां पे क्या होता है, जो हिमालय या जहाँ ऊंचाई है उससे क्या होता है कम, उससे ज्यादा बारिश होता है। क्योंकि जितने ऊंचाई होगा वहाँ बारिश नहीं होता है, वो क्या होता है वहां पे बर्फबारी होता है, आइस गिरता है, इसलिए वहां पे बारिश कम होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सबसे कम बारिश होता है, तो ग्रेटर हिमालय लिख लीजिएगा, महान हिमालय। क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती, बल्कि क्या होता है, आइस फॉल होता है ना, जिसको बर्फबारी कहा जाता है, ये होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात क्या होता है कि इन क्षेत्रों में एक चीज और समझ लीजिएगा, कि कभी कभी आपने सुना कि बादल का फटना, या जो क्लाउड ब्लास्ट जिसे कहा जाता है, वो अधिकांश जो घटनाएं होती है इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अधिकांश बोल रहा हूँ, सभी नहीं, अधिकांश घटनाएं क्या होता है इन क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि इनकी जो पीक होती है ऊंचाई पे होती है, और जब दोनों साइड से बादल आके टकराते हैं तो वहां पे क्या होता है, बहुत ही तेज गति से बारिश होती है, और उसी से क्या होता है, उसी को बादल का फटना कहा जाता है, या क्लाउड ब्लास्ट कहा जाता है। तो ये घटनाएं भी कहाँ कहाँ होते हैं, आपके ग्रेटर हिमालय में पाया जाता है। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है इन क्षेत्र में जो पशु चारक होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करने वाले जो लोग होते हैं, वो इन क्षेत्र में अधिकतर पाया जाता है। या जो लोग जड़ी बूटी या जंगलों में रहने वाले लोग, जो जिसे कहते हैं वनवासी टाइप के जो लोग हैं, अधिकतर यहाँ पे रहते हैं। नॉर्मल बस्ती यहाँ पे बहुत कम होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपके ग्रेटर हिमालय की बात हो गया। अब ग्रेटर हिमालय सर हाँ, बता हाँ बताइए। सर हाँ सर बताइए। मुझे एक चीज सर हाँ मुझे एक पूछिए चीज ये पूछिए बता पूछिए। दीजिए, हाँ नंदा देवी जो आपने पूर्वी और पश्चिमी बताया ना सर, एक बार और इसको समझा दीजिए। देखिए पूरी क्वेश्चन देखिएगा, कठिन सवाल आया तब की बात बोल रहा हूँ। देखिए नॉर्मल में क्या होता है, नंदा देवी करके आता है, लेकिन क्या होता है उत्तराखंड थोड़ा सा स्पेशल है ना, कि छोटे छोटे चीज पूछ लेते हैं यहाँ पे। तो नंदा देवी दो पर चोटी है, ठीक है। तो एक पूर्वी, देखिए नंदा देवी दो चोटी है, एक चोटी ये है और एक चोटी ये है। इसको पश्चिमी मान लीजिए, यानी वेस्ट मान लीजिए, और इसको ईस्ट मान लीजिए, ठीक है। तो वेस्ट की हाइट ज्यादा है, ये हाइट है 7,817 मीटर, इसकी हाइट है। और ये जो नंदा देवी है ना, ये हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय की भारत में स्थित, पूर्णतः भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए ऐसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में है ना, वो उसको कंचनजंगा कहा जाता है, जो सिक्किम में है। लेकिन कंचनजंगा क्या विवादित क्षेत्र है, क्योंकि ये भारत और चाइना के बीच में है। किसके बीच में, चाइना के बीच में है। और ये जो नंदा देवी है, ये पूर्णतः भारतीय क्षेत्र में है, यानी टोटली इंडिया के टेरिटरी में है, और ये इंडिया के टेरिटरी में नहीं है। लेकिन क्या होता है, भारत सरकार इसी क्या होता है अपना सबसे, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मानते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी तो वो तो एवरेस्ट है, वो तो नेपाल में है। लेकिन भारत में हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी है ना, वो कंचनजंगा है। लेकिन कंचनजंगा क्या है, विवादित क्षेत्र है, भारत और चीन के बीच में विवादित क्षेत्र है, ठीक है। और नंदा देवी जो है ये विवादित क्षेत्र नहीं है, ठीक है। ये नंदा देवी क्या है, ये विवादित क्षेत्र नहीं है। तो ये दो चोटी है, मैथ भी है आसपास ही हाँ है। कल को, ईवीएस और मॉडल वैल्यू, जीके वाली नोटबुक रख देना। हाँ, ठीक है। और बताइए, ये इसलिए क्या होता है, इसका दो पार्ट है, एक वेस्ट कहते हैं, एक ईस्ट कहते हैं, मॉडल और इसमें कोई अंतर नहीं है, ये ठीक। पूर्णतः भारतीय क्षेत्र में है, इसमें कोई विवाद नहीं है। आप लोग पर देखिए, ऐसे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, केटू है, जिसको काराकोरम पर्वत कहते हैं। लेकिन केटू क्या है, हिमालय का पार्ट नहीं है। केटू आपको अभी पता ना, काराकोरम क्या है, ट्रांस कल को हिमालय नहीं का रखना, पार्ट है। कल को रखना। काराकोरम जो ट्रांस हिमालय का पार्ट क्या है, ट्रांस हिमालय का पार्ट क्या है, ठीक है काराकोरम है। ये है। और काराकोरम में वो ही तो क्या है, मैं केटू है, देना बुक। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक। और कोई डाउट, सर जहां पे डाउट होगा पूछ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपके
ये हिमालय वाले। अब देखिए, हिमालय, ग्रेटर हिमालय के अगर दक्षिण में अगर हम लोग देखें तो वो आता है आपका मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय या लघु हिमालय जिसे कहते हैं। तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय, देखिए लघु और जो मध्य हिमालय जिसे हम कहते हैं मिडिल हिमालय, इसकी पहले विशेषता देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी जो एवरेज ऊंचाई है लगभग 3,000 मीटर से लेके 4,500 मीटर तक है। और मुख्यतः उत्तराखंड का अधिकांश भाग जहाँ है वो क्या होता है, इसी क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तराखंड का अधिकांश भाग क्या होता है, मध्य हिमालय में ही है। मतलब सबसे बड़ा भाग समझ लीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि ये जो यहाँ पे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, पॉपुलेशन। उत्तराखंड में जो जनसंख्या, पहाड़ी जनसंख्या है, उस पहाड़ी जनसंख्या का अधिकांश भाग क्या होता है, मिडिल हिमालय में होता है, मतलब निवास करते हैं। और उत्तराखंड में जो अधिकांश टूरिज्म प्लेस है, यानी पर्यटक स्थल है, तो अधिकांश जो पर्यटक स्थल है ये भी कहाँ पे है, ये भी आपको मिडिल हिमालय में है। ध्यान दीजिएगा, अधिकांश पर्यटक स्थल कहाँ पे हैं, जैसे नैनीताल हो गया, मैसूरी हो गया, रानीखेत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, ये जितनी भी है अधिकांश क्या है आपके मिडिल हिमालय में है, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी है। और इन क्षेत्रों में जो वन होता है, वन भी घना होता है, मतलब फॉरेस्ट भी पाई जाती है, मतलब ठीक ठाक फॉरेस्ट होता है इन क्षेत्रों में, सबसे अधिक फॉरेस्ट यही पाई जाती है। समझिएगा, सबसे फॉरेस्ट यही पाया जाता है। और यहाँ पे क्या है, बाग बगीचे भी बहुत होते हैं, यानी जिससे अब सेब की खेती वगैरह होता है, तो सेब की खेती हो गया तो इन क्षेत्रों में होता है। आप लोग बताइएगा, उत्तराखंड के जो सेब है यानी जो एप्पल है, वो दिल्ली या भारत के दूसरे क्षेत्र में किस नाम से बेचे जाते हैं। आप लोग जानकारी होगा कि उत्तराखंड के जो सेब है वो किस ब्रांड के नाम से बेचे जाते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तराखंड के सेब को किस ब्रांड के नाम से भारत के अन्य क्षेत्रों में इनको सेल किया जाता है, बेचा जाता है, उसको भी देखेगा। और इन क्षेत्रों में क्या है, जितने भी बागबानी खेती होती है, हॉर्टिकल्चर वाले जितने भी खेती होता है इन क्षेत्रों में पाया जाता है। हॉर्टिकल्चर में समझते होंगे आप कि यहाँ पे जो पशुपालन जिसे कहते हैं, या हॉर्टिकल्चर में ये बागबानी खेती जिसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि सेब की खेती हो गया, चाय बागान हो गया, जैसे कोशानी क्षेत्र में हो गया, तो चाय बागान की खेती, रानीखेत हो गया, इन क्षेत्रों में जो होते हैं, इन्हीं क्षेत्र में आबादी भी बहुत ज्यादा इन्हीं क्षेत्र में है, समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, इसके बीच में, और ये जो मिडिल हिमालय का एक पार्ट है, मिडिल हिमालय का ही एक भाग समझ लीजिएगा, जिसे दून क्षेत्र कहा जाता है। मिडिल हिमालय का क्या है, एक हम्म। भाग है, दून क्षेत्र है, और ये अधिकांश घाटियों के रूप में है, यानी वैलीज के रूप में है। और देखिएगा, ये क्या होता है, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में ये पाया जाता है, जो दून क्षेत्र होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, दून का अर्थ होता है जो वैलीज होता है, घाटी होता है, वही होता है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, जो एग्रीकल्चर होता है, जैसे अनाज की खेती बहुत ज्यादा होता है। आप लोगों ने देहरादून का नाम सुना होगा, जहाँ पे बासमती चावल के लिए बहुत फेमस है। पिथौरागढ़ में बहुत सारे घाटियां है जहाँ पे धान की खेती होती है, और भी बहुत फसलें होती है। और पटली दून का नाम सुना होगा, हर की दून का नाम सुना होगा। देखिए, ये पूछता कि हर की दून कहाँ पे है, पाटली दून कहाँ पे है, देहरादून तो सब जानते ही है, ये सब दून कहाँ पे होता है। तो दून का मतलब होता है जो बेलीज होता है, घाटियां होता है, उन घाटियों को कहा जाता है। एक बात समझ लीजिएगा, उत्तराखंड में इसको दून कहा जाता है, और कश्मीर में इसको मर्ग कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, कश्मीर में क्या है, मर्ग कहा जाता है, जिससे गुलमर्ग का नाम सुना होगा, सोनमर्ग का नाम सुना होगा। और उत्तराखंड में इसको क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। जो क्या होता है, घाटियां होती है, वेलीज होती है, इनको कहा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, अनाज की खेती बहुत होते हैं, अनाज जैसे धान गेहूं वगैरह वगैरह, इसमें बहुत ज्यादा
इन क्षेत्रों में होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो मिडिल हिमालय के जो ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है वहां पे पशुपालन भी होता है, क्योंकि इनके क्षेत्र में क्या होता है, घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे क्या है बुग्याल कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। तो जो बुग्याल होता है या पायार कहा जाता है, उनमें क्या होता है, घास के मैदान कहा जाता है इनको। और इन क्षेत्रों में क्या होता है, पशुपालन कहते हैं। देखिए, जहाँ पे ऊंचाई ज्यादा होता है तो वहां पे जो पशु होते हैं ना, वो पशु क्या होता है, साइज में छोटा होता है। जो मैदानी इलाके में होते हैं वहाँ पशुओं के शरीर का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। और जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पे कम, मतलब वजन कम होना चाहिए, इसलिए भेड़ बकरी हो गया इस तरह के होते हैं। या आप लोग देखोगे जो पश्मीना शॉल वगैरह जो बना जाता है, जो बकरी से ये बना जाता है, ये बहुत ऊंचाई ऊंचाई पे पाया जाता है। भेड़ क्या होता है, पहाड़ों के ऊपर पाया जाता है। तो उत्तराखंड के जो क्षेत्र है, या लद्दाख का, हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है ना, इन क्षेत्रों में इस तरह के शॉल बनाए जाते हैं जो बहुत कीमती होता है। उत्तराखंड में कम होता है, हिमाचल और लद्दाख क्षेत्र में ये इसकी पशुपालन बहुत ज्यादा होता है। पश्मीना शॉल का नाम सुने होंगे, बहुत ही कीमत होता है, बहुत गर्म होता है इसके जो ऊन होते हैं। उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। देखिए, शिवालिक हिमालय क्या है, हिमालय की सबसे दक्षिणतम भाग है, यानी साउदर्न पार्ट है। और यहाँ इसकी जो हाइट है, ये एवरेज हाइट क्या है, 1700 है, 50 है, ध्यान दीजिएगा। और इन क्षेत्रों में क्या होता है, आबादी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो ढाल होता है ना वो तीखी होती है। आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी शिवालिक क्षेत्र है ना, यहाँ पे जो पर्वतों का जो ढाल है ना, थोड़ा तीखी है। ठीक, मतलब बहुत तेज है ढाल ढाल। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, घर बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, रहना बहुत मुश्किल काम होता है। ध्यान दीजिए क्यों क्यों होता है, इसमें दो तीन कारण होता है। एक तो नदियाँ क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, भंवर या तराई या मैदानों में प्रवेश करता है, तो उसमें क्या होता है, नदी कभी इफेक्ट होता है, ऊंचाई पे नहीं होता है। तो इनको ध्यान रखिएगा। तो शिवालिक में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, बारिश होता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक बारिश वाला क्षेत्र कहाँ है, वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ, यहाँ पे है। वर्षा बोला, सर्वाधिक क्षेत्र मतलब एरिया बोल रहा हूँ, स्थान नहीं बोल रहा हूँ। स्थान अलग चीज होता है। और देखिए, उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो बारिश वाला जो क्षेत्र है उसको नाम है नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो पर्टिकुलर अगर कोई जगह का नाम पूछे जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होता है, वो क्या है, नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर का नाम सुना होगा, ध्यान दीजिएगा। वो भी क्या है, इसी क्षेत्र में आते हैं और सबसे ज्यादा बारिश होता है। फिर जैसे ही क्या होता है, समुद्र से बादल जो आते हैं, तो सबसे पहले शिवालिक के जो हिमालय है या शिवालिक माउंटेन है, इसी से टकराते हैं, और टकराने के कारण यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। इन क्षेत्रों में वन है, झाड़ियाँ भी है, लेकिन आबादी कम है, क्योंकि बोला ना कि पहाड़ी का जो ढलान है। हाँ, और थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पे जो शिवालिक पहाड़ी है ये बहुत कमजोर है, क्योंकि अभी इसका निर्माण हो रहा है। तो कमजोर होने के कारण क्या होता है कि भूस्खलन बहुत ज्यादा होने की संभावना होती है, जिसको लैंडस्लाइड जिसे कहते हैं। बहुत ज्यादा आप लोग देखेंगे, जितने भी रास्ते वगैरह बने होते हैं, अधिकतर जो स्लाइड होते हैं ऐसे मिट्टी में ज्यादा होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, मिट्टी कमजोर होते हैं, मतलब उसकी पकड़ कमजोर होता है। उसको ध्यान देगा। अब देखिए, अब आता है भंवर और तराई। देखिए, भंवर और तराई क्या हिमालय के बाद का क्षेत्र है। पहला आता है भंवर। भंवर का मतलब होता है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हो, या मतलब बड़े छोटे जो भी पत्थर हो या कंकर वगैरह हो, ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है भंवर। देखिए, ये क्या होता है, यहाँ पे जो हिमालय से जो नदियाँ आती है, तो क्या होता है, अधिकांश जो नदियाँ होता है, गर्मी के टाइम या सर्दी के टाइम यानी विंटर के समय में क्या होता है कि इन पत्थरों में क्या होता है, नदियाँ छिप जाती है, हाइड हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाता है, मतलब छुप जाता है, हाइड हो जाता है। तो वो कौन सा होता है, भंवर। भंवर क्षेत्र में जहाँ पे क्या है, पत्थर वगैरह हो, कंकर पत्थर हो, यहाँ पे क्या स्टोन वगैरह हो, कंकर हो, इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, भंवर कहते हैं। ठीक है। और भंवर के नीचे अगर हम लोग आए और दक्षिण में आए, जहाँ पे क्या है, दलदल भूमि हो, यानी वेटलैंड एरिया हो, इन क्षेत्रों को क्या कहेंगे, तराई। ये दोनों अंतर याद रखिएगा। जो भंवर क्षेत्र है वहां पे पत्थर कंकर होंगे, और जो तराई होंगे
वहां पे पत्थर कंकर नहीं होंगे, वहां पे क्या होंगे, दलदली भूमि, वेटलैंड एरिया होंगे। और आपको बताया था कि जो वेटलैंड एरिया में अधिकांश आर्टिजन, कल पता था आर्टिजन बनता है, लेकिन ये भवर क्षेत्र में नहीं होता। अगर आप हल्द्वानी के आसपास रहते हैं तो आप लोग देखेंगे ये चोरगलिया वाला जो क्षेत्र है, ये हल्द्वानी की तरफ जो जाता है, उसके पर्वत के एकदम किनारे किनारे पे, या आप लोगों ने देखा होगा कि ये रानीबाग वाला जो क्षेत्र होता है, इनमें क्या होता है, पत्थर नीचे साइड में जाएंगे तो पत्थरे हैं, तो ये क्या है, भवर क्षेत्र है। और नीचे आएंगे आप, हल्द्वानी से यस नीचे, सर। यस सर। तो आपको बता दें कि भंवर वाला जो क्षेत्र होता है उसमें कंकर पत्थर होंगे, और जो तराई वाला जो क्षेत्र होंगे उसमें क्या होगा, आपको पता था कि दलदल भूमि। देखिए पहले ये दलदल भूमि हुआ करता था, समझ लिया, अधिकांश क्षेत्र। लेकिन आजकल क्या है, लोगों यानी कृत्रिम साधनों के माध्यम से इन क्षेत्रों में खेती बाड़ी हो रहा है, कर रहे हैं लोग, तो उसको समझ लीजिएगा। लेकिन जो प्रैक्टिकली चीज होता है कि उसमें वेटलैंड एरिया ज्यादा पाया जाता है। कौन सा एरिया ज्यादा पाया जाता है, वेटलैंड यानी दलदल भूमि ज्यादा पाया जाता है। लेकिन आजकल कृत्रिम विधि से यहाँ पे खेती, क्योंकि दूसरी बात क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मतलब कम होता जा रहा है। तो इसी कारण भी क्या होता है, इन क्षेत्रों में दलदल बहुत कम होते जा रहा है। पहले खेती बाड़ी भी नहीं होता था, आजकल होते हैं। तो ये जो उधम सिंह नगर का जो क्षेत्र है पूरा, और आपका चंपावत का कुछ क्षेत्र आता है इसमें, और नैनीताल का भी कुछ क्षेत्र आता है, जो लाल कुआं के नीचे जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको तराई कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो तराई का मतलब होता है जहाँ पे पानी ज्यादा हो। ऐसे भी क्या होता है, इन क्षेत्रों में आपको पता है कि पानी का जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल क्या है, बहुत ऊंचा होता है, कम फोर्स से क्या होता है, पानी आ जाता है। लेकिन क्या होता है, जो भंवर क्षेत्र होता है वहां पे बरसात के समय पे पानी तो ऊपर दिखता है, लेकिन गर्मी और जो विंटर सीजन होता है, इसमें क्या है, भूमिगत हो जाता है। जो नदियां वगैरह होता है, अधिकांश भूमि, देखिए सभी नहीं वो होता है, अधिकांश नदियां भूमिगत हो जाते हैं। आप अगर लोग देखे होंगे, नहीं, हल्द्वानी के ऊपर साइड में देखिएगा, बहुत सारे जो छोटे छोटे नदियां हैं वो गर्मियों के सीजन में आपको दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन क्या होता है, जब बरसात होती है तो उसमें क्या होता है, फिर से पानी आ जाता है। तो उसको भंवर क्षेत्र मानिएगा। देखिए भंवर क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के क्या होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं होता, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर। देखिए केवल शब्द का मतलब यहाँ पे मतलब कुछ क्षेत्र में लोग काम करके बनाते हैं, लेकिन अधिकांश क्षेत्र क्या बंजर होते हैं। अधिकांश क्षेत्र क्या होते हैं, बंजर होते हैं, और कुछ क्षेत्रों में होते हैं। लेकिन तराई वाला जो क्षेत्र है, आज अधिकांश क्षेत्रों में क्या होता है, अनाज होता है। आप जानते हैं उधम सिंह नगर में क्या है, सबसे ज्यादा खेती होता है। खेती प्रतिशतता के मामले में क्या है, उधम सिंह नगर नंबर 1 पे है, आपको कल बताया था। और इसके बाद आता है हरिद्वार का मैदान। देखिए मैदान उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पे नदी द्वारा नई मिट्टी लाई जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, जहां पे कोई भी नदी हो और वो अपने साथ कोई नई मिट्टी ला रहा हो, जहां से भी आ रहे हो, तो ऐसे उन मिट्टियों से निर्मित जो स्थलाकृति होती है उनको क्या होता है, प्लेन या मैदान कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पे जो गंगा नदी है उत्तराखंड में, हरिद्वार जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में ही क्या होता है, हरिद्वार में ही क्या होता है, ये मैदान में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि गंगा नदी किस क्षेत्र के बाद मैदान में प्रवेश करती है, तो वो क्या है, हरिद्वार है। और आपको पता है कि हरिद्वार क्या है, उत्तराखंड का सबसे प्राचीन शहर भी है। इन क्षेत्रों में देखिएगा क्या है, जो रुड़की वाला क्षेत्र है, लक्सर वाला जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र क्या होता है, इन नदियों द्वारा, इन गंगा और उनके जितने भी आसपास की जितने भी नदियां हैं, इन नदियों द्वारा लाए गए मिट्टियों से निर्मित है। इसलिए इनको क्या कहता है, मैदान कहा जाता है। अब देखिए ये जो मिट्टियां होती है, या सॉइल जिसे कहते हैं, तो ये मिट्टियां भी क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं खादर कहते हैं, और एक को बंगार कहा जाता है। देखिए क्या होता है कि जो ओल्ड सॉयल होता है, यानी पुरानी जो मिट्टी होती है, नदी किनारे की जो पुरानी मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है। और नदी के आसपास के जो नई मिट्टी होती है, जो न्यू सॉयल होता है, उसे क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा,
नदियों मैदान किससे बना होता है? देखिए, मैदान हमेशा नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी से बनी होंगी। और ये नदियों द्वारा जो लाए गए मिट्टी होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक बांगर कहते हैं, जो ओल्ड सॉइल कहते हैं, जिसको पुरानी मिट्टी कहा जाता है। और जो जो पुरानी मिट्टी होगा ना, ये कम उपजाऊ होगा। इसका फर्टिलिटी क्या होगा? कम होती है। ये क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। और जो न्यू सॉइल होगा, इसकी फर्टिलिटी क्या? अधिक उपजाऊ होता है। अधिक उपजाऊ ये मिट्टी होती है। तो ध्यान रखिएगा, खादर किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं। और हरिद्वार का जो ये क्षेत्र है, इसी को क्या है? मैदान क्षेत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से 8 ऐसे भाग है उत्तराखंड के, जिसको जियोग्राफिकल रूप से उसको डिवाइड किया गया है। और इन क्षेत्रों के क्या होता है, अलग अलग क्या विशेषताएं है, जो आपके साथ डिस्कशन किया। अब बताइए, आप लोगों का कोई क्वेश्चन रह गया है तो बताइए। कोई भी क्वेश्चन किसी का रह गया है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन इन भौगोलिक स्तर पर जो भी चीज है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। चलिए, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे हम जब बढ़ेंगे तो इसमें आज हम क्या है, थोड़ा सा नदियों के बैकग्राउंड के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आज पूरा उसका होगा नहीं है। हम यहाँ पे थोड़ा सा नदियों के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में उत्तराखंड के जितने भी नदियां हैं, उनके बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। देखिए, उत्तराखंड में जो नदियां हैं, जो रिवर्स है, उत्तराखंड के नदियों के बारे में बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये दो तरह से है। एक ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां हैं, और दूसरा क्या होता है, कई स्रोत वगैरह जो होते हैं, पानी के स्रोत वगैरह जो होते हैं, या कह सकते हैं कि जो बिना ग्लेशियर के निकलने वाला होता है, या स्रोत कह सकते हैं, बिना ग्लेशियर या स्रोत से जो निकलने वाली नदियां होती है। दो तरह की नदियां यहाँ पाई जाती है। लेकिन अधिकांश नदियां क्या होता है, ग्लेशियर से निकलती है। इसलिए हिमालय से निकलने वाले जो अधिकांश नदियों को क्या कहता है, एवरग्रीन रिवर कहा जाता है। उत्तराखंड से निकलने वाले जो अधिकांश रिवर है, उसको क्या कहते हैं, एवरग्रीन रिवर कहा जाता है। यानी सदा बहार नदियां कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बरसात में, देखिए, वर्षा के सीजन में जब आपका रेनफॉल होता है, तो वर्षा से इनको पानी मिलता है। जब बारिश नहीं होता है, तो ग्लेशियर के जो मेल्ट होता है, नहीं, ग्लेशियर जो पिघलती है, उस पिघलने से जो वाटर मिलता है, उससे क्या होता है, इन नदियों में वर्ष भर पानी रहता है। इन नदियों में क्या होता है, वर्ष भर पानी रहता है। इसलिए एवरग्रीन रिवर, या इनको सदाबहार नदियां कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। दूसरी क्या है, तो जो बिना ग्लेशियर वाले जो रिवर है, इनमें क्या होता है, अधिकांश क्या होता है, गर्मी के सीजन में पानी सूख जाता है। यानी नदी क्या होता है, सूख जाता है। बहुत सारे नदी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये क्या होता है, बरसात जब खत्म तो पानी यहाँ पे खत्म। आप लोग देखे होंगे, अगर हल्द्वानी से चोटगुली रास्ते में, ये कोई बहुत सारे जगह पे है, इसमें जाते हैं तो बीच में बहुत सारी नदियां होता है, जो क्या होता है, केवल बरसात में ही पानी होता है। गर्मी के सीजन या विंटर सीजन में वो सूखा रहता है। तो बिना ग्लेशियर वाले नदी। तो लेकिन उत्तराखंड के जो बड़े नदियां हैं, वो क्या होता है, वो ग्लेशियर से निकले हुए हैं। और जो छोटे रिवर है, वो अधिकतर क्या बिना ग्लेशियर से निकले हुए हैं। इसको याद रखिएगा। कौन कौन से ग्लेशियर से निकाले, ये सभी आपको बता दूंगा। ठीक है। और इसको ध्यान रखिएगा, किस किस ग्लेशियर से कौन कौन से नदियां निकाली है वो। अब देखिए, उत्तराखंड में अगर नदी है, तो उस नदियों को कितने भागों में हम डिवाइड करते हैं। देखिए, एक है, पहला नदी तंत्र है यमुना, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाए तो पहला है यमुना नदी तंत्र। यानी यमुना और उनके नदियां, यमुना नदी तंत्र या यमुना रिवर सिस्टम, इनमें कौन कौन सी नदियां हैं। दूसरा है भागीरथी। गंगा मत लिखिएगा, भागीरथी। भागीरथी नदी सिस्टम या रिवर सिस्टम जिसे कहते हैं। तीसरा जो है वो है अलकनंदा नदी तंत्र। और चौथा है आपका काली या शारदा।
नदी तंत्र। अब बताइए क्या है यमुना रिवर सिस्टम में क्या होता है। देखिए बहुत सारे ऐसे नदियां हैं जो यमुना में जाके मिल जाती है और यमुना के रूप में राज्य से बाहर निकल जाती है, इसलिए इसको यमुना रिवर सिस्टम कहते हैं। भागीरथी जो नदियां हैं, इसमें बहुत सारी नदियां इसमें मिलती है, और मिलने के बाद इसको भागीरथी नदी तंत्र या भागीरथी के साथ साथ एक शब्द और लगा दीजिएगा गंगा, क्योंकि अधिकतर लोग इसको गंगा ही मानते हैं। और तीसरा है अलकनंदा रिवर सिस्टम। और चौथा है आपका कालीन या शारदा रिवर सिस्टम। तो उत्तराखंड में क्या है, चार क्या है मुख्य क्या है रिवर सिस्टम है, कि अधिकांश जो नदियां है किसी ना किसी रूप में, अधिकांश बोलो सभी की बात नहीं है, अधिकांश जो नदियां है किसी ना किसी रूप में क्या होता है इन नदियों में मिलती है, अंततः इन नदियों में मिल जाती है। और लास्ट में क्या होता है, सभी नदी आप जानते हैं कि गंगा नदी में मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा ये सभी नदी तो मिलते हैं उत्तराखंड में, अलग अलग क्षेत्र। एक और लिख लीजिएगा थोड़ा सा, एक इंपॉर्टेंट है उसको भी लिख लीजिएगा, रामगंगा जो मुख्य है, रामगंगा नदी तंत्र। इसमें भी दो तीन नदियां मिलती है लेकिन कम मिलती है, लेकिन इन चारों में ज्यादा मिलती है। देखिए ये सभी नदियां अंततः तो गंगा नदी में मिल जाती है, लेकिन उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ कि इन उत्तराखंड में जो भी उन क्षेत्र से गुजरने वाली जो छोटी ये नदी है, वो सब चाहे यमुना में मिले, चाहे भागीरथी में मिले, चाहे अलकनंदा में मिले, चाहे काली या शारदा में मिले या रामगंगा में मिले, इनमें मिलती ही मिलती है। लगभग बोल रहा हूं, एक दो नदी को छोड़िए अलग होती है। और अंततः सभी नदियां क्या है किसी ना किसी जगह पे जाके, यानी किसी मतलब उत्तर प्रदेश में जाके सब क्या है गंगा में मिली जाती है। आजकल आप कुंभ मेला देख रहे होंगे प्रयाग में, और यमुना और गंगा नदी क्या है प्रयाग में, यानी इलाहाबाद या प्रयागराज जिसे कहते हैं, उसमें अंततः मिल ही जाते हैं। तो इसको भी आप जानते हैं। तो हमें पढ़ना है यमुना नदी सिस्टम, उसके बाद भागीरथी नदी सिस्टम, उसके बाद अलकनंदा और काली या गंगा और राम गंगा। देखिए इनमें से भागीरथी और जो यमुना नदी है, इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से। उत्तरकाशी, कभी कभी डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेता है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलता है। ये कहाँ से निकलता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट से निकलता है। काली नदी कहाँ से निकलता है, पिथौरागढ़। अभी देख काली नदी पर बहुत विवाद चल रहा है इस समय, क्योंकि जो नेपाल है पर विवाद कर रहा है इसमें। जो रामगंगा पिंडर ग्लेशियर से निकलता है, तो ये मुख्यतः क्या होता है चमोली का ही भाग होता है, चमोली उसके बाद बागेश्वर और टिहरी के मिलन बिंदु है, पिंडर ग्लेशियर वहां से निकलती है, तो इसको समझ लीजिएगा मुख्यतः चमोली मान के चलिए, तीनों के एक जगह से ये निकलती है। तो ये अलग अलग जगह से क्या होता है निकलती है। और आप जानते हैं उत्तराखंड के जो यमुना जहां से निकलती है उसको नाम है यमुनोत्री, या देखिए यमुनोत्री, एक बात ध्यान रखिएगा यमुनोत्री क्या है, एक ग्लेशियर है। लोग बहुत बार क्या होता है इसको डिफाइन नहीं कर पाते, गलत करके आ जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यमुना रिवर किस ग्लेशियर से निकलती है, तो वो है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर। और किस स्थान से अगर वो बात की जाए, प्लेस की बात की जाए, तो वो है बंदरपूछ। इसको ध्यान रखिएगा, प्लेस क्या है बंदरपूछ है, और ग्लेशियर क्या है यमुनोत्री। उसी प्रकार से भागीरथी नदी का देखिए बहुत बार इसमें दिक्कत होता है। यहाँ पे तो गंगोत्री क्या है ग्लेशियर है, गंगोत्री जगह नहीं है, बल्कि क्या है गंगोत्री का नाम है ग्लेशियर। और जो जहां से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर जो जगह है, यहाँ से ये भागीरथी नदी का क्या होता है ओरिजिन होती है। तो ध्यान का, और जो आप जानते हैं यमुनोत्री और जो गंगोत्री है, ये उत्तराखंड के चार धामों में से एक, मतलब दो धाम ये है, और तीसरा केदारनाथ और चौथा क्या है बद्रीनाथ है। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा सा एक एक नदी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं यमुना, यमुना नदी तंत्र या प्रणाली।
या यमुना रिवर सिस्टम। अभी आपको पता है कि ये कहाँ से, किस ग्लेशियर से निकलती है? यम यमुनोत्री कहता है, या यमुनोत्री कहा जाता है। और जगह का नाम क्या है? बंदरपुच। इस जगह से निकलती है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से ये निकलती है। अब यमुना नदी क्या होता है, उत्तरकाशी के बाद ये कहाँ पहुंचते हैं? ये पहुंचता है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। देहरादून में नहीं, बल्कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है डाक पत्थर, आप लोगों ने सुना होगा। इसमें एक नदी यहाँ से आके यमुना में मिलती है, मतलब डाक पत्थर में, देहरादून में, जिसे क्या कहते हैं? टोंस नदी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। और आपको पता है कि ये जो क्षेत्र है जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, इस क्षेत्रों को क्या कहते हैं? आसान क्षेत्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। कौन सा क्षेत्र? आसान क्षेत्र कहा जाता है। और ये उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है। रामसर स्थल या साइट इसे कहा जाता है, उत्तराखंड का पहला। ध्यान दीजिएगा। और इसी के किनारे पर जो डाक पत्थर है, यहाँ पे किनारे पर एक जगह है जहाँ पे यमुना नदी है, जिसे कालशी कहा जाता है। कालशी क्यों फेमस है? यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जो अशोक जी का एक शिलालेख है, अशोक जी का क्या है? अशोक का शिलालेख है। अशोक का शिलालेख है। और यही यमुना नदी, इसके आगे जाएंगे तो ये क्या है? ये यमुना नदी इधर आपका हिमाचल प्रदेश है और इधर उत्तराखंड है। इनके बीच में क्या बनाती है? सीमा बनाती है, बॉर्डर शेयर करती है। अगर आपसे पूछा जाए, दूसरी बात, और एक बात ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तराखंड का सबसे पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है, यानी वेस्ट में बहने वाली नदी। तो पश्चिम में जो बहने वाली जो नदी है वो भी यमुना है। ठीक है। फिर इन छह, देहरादून से क्या होता है, ये चले जाते हैं हरियाणा में, और हरियाणा से आगे निकल जाते हैं। और आगे आप लोग जानते हैं कि ये दिल्ली होके फिर यूपी में होके फिर प्रयागराज में जाके मिल जाती है। तो यमुना नदी क्या था, केवल उत्तराखंड वाला पार्ट समझिएगा, इसको आपको विस्तार से क्या होता है, जब इंडियन ज्योग्राफी बताऊंगा तब आपको उसको विस्तार से बताया जाता है जाएगा। इतना समझिए, उत्तराखंड में ये इसका कहाँ कहाँ का मेन मेन जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? वो है यमुना। और डाक पत्थर कहाँ है? जहाँ पे टोंस नदी और यमुना नदी का क्या होता है, मिलन होता है। और भी देखिए छोटे छोटे नदियां हैं, ना नहीं पूछते हैं क्योंकि बहुत छोटी छोटी नदी है और भी इनमें मिलती है। और देखिए एक बात इसमें और थोड़ा सा जान लीजिएगा, ये जो टोंस नदी है ये दो नदियों के मिलने से बनी है। ये जो टोंस नदी है, एक नदी है रूपीन कहते हैं, और एक नदी है जिसको शूपिन नदी कहते हैं। इन दोनों नदियों के मिलने से क्या बना है, आपके टोंस नदी बनता है। समझिएगा। और उत्तराखंड में एक बात ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में यमुना का जो सबसे बड़ा जो ट्रिब्यूटरीज है, यानी सहायक नदी है, वो है क्या है? टोंस नदी है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? आपका टोंस नदी। ये उत्तराखंड की बात बोल रहा हूँ। अगर आप ओवरऑल बताया जाए कि यमुना नदी का सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सा है, तो वो चंबल नदी हो जाएगा। चंबल नदी मतलब यूपी में जो मिलती है, तो चंबल नदी सबसे बड़ा है। और टोंस नदी क्या, उत्तराखंड में यमुना नदी की सबसे सहायक नदी या ट्रिब्यूटरीज कौन सा है? आपका टोंस नदी, इसको ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा इसको जान लीजिएगा, ये जो ट्रिब्यूटरीज और मेन रिवर किसे कहते हैं, इसको भी जानना बहुत थोड़ा सा जरूरी है, यहाँ पे जान लीजिएगा। देखिएगा,
गहराई के ऊपर निर्भर करता है, ढाल इसको स्लोप कहते हैं, नहीं बहाव पर निर्भर करता है। यदि मान लेते हैं दो नदियां हैं, ये आपस में मिल रही है, अगर मान लेते हैं ये नदी ए है और ये नदी बी है, अगर मान लेते हैं कि इसका जो ढाल या स्लोप है वो ज्यादा है, ठीक है, और इसका स्लोप क्या है, थोड़ा सा कम है, तो यहां देखिए इस नदी का पानी का जो बहाव होगा ना वो ज्यादा होगा। तो जिस नदी का ढाल या बहाव तेज होता है उसको मेन रिवर कहा जाता है। क्या कहते हैं, मेन रिवर, यानी मुख्य नदी कहा जाता है। और जिसकी ढाल कम होता है उसको ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी कहा जाता है, ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक बात समझ लीजिएगा, अगर मान लेते दो नदी आपस में मिल रही है और दोनों का जो ढाल या स्लोप है वो क्या है, एक जैसा है, सेम है, तब मान लीजिए नदी ए है और नदी बी है। अब देखिए जहां पे ये संगम होगा उसके बाद इस नदी का नाम बदल जाएगा, सॉरी, नदी का नाम क्या हो जाएगा, सी लग जाएगा, लेकिन इसमें नदी का नाम क्या रहेगा, ए रहेगा, और इसमें नदी का नाम क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में ये चीज लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। समझ लीजिएगा जिसका ढाल ज्यादा होगा वो मेन नदी होगा, उसी के नाम से आगे उस नदी को जाना जाएगा। अगर दोनों का ढाल या स्लोप एक जैसा है तो जब ये जहां पे संगम होगा उसके बाद उस नदी का नाम बदल जाएगा और उसका नाम कोई दूसरा हो जाएगा। जैसे देव प्रयाग में आप लोगों ने देखा होगा भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होती है, उसके बाद दोनों का नाम बदल जाता है क्योंकि दोनों का ढाल सेम है। ज्योग्राफिकल के अनुसार बता रहा हूँ, ऐसे धार्मिक रूप से तो भागीरथी को भी गंगा कहा जाता है, वो अलग मैटर है। तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन उत्तराखंड के आयोग ने क्वेश्चन पूछा है कि गंगा नदी का जो ओरिजिन होता है, बनती है गंगा नदी, गंगा नदी की ओरिजिन नहीं होती है, गंगा नदी बनती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, गंगा नदी क्या है, दो नदियों के संगम के बाद वो बनी है, बल्कि वो किसी ग्लेशियर से नहीं बनी है, इसको ध्यान रखिएगा। जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से बोल रहा हूँ, ऐसे धार्मिक में तो कुछ भी बोल दीजिए वो अलग मैटर है। क्योंकि जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिली है देवप्रयाग में तब गंगा नदी बनी है, तो गंगा नदी क्या है, इनका ओरिजिन नहीं हुआ, तो इसको ध्यान रखिए। तो गंगा नदी में क्या है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का जो ढाल है यानी स्लोप है वो बराबर है, इसलिए इनका नाम बदल गया है। लेकिन क्या है, जैसे आप देखिएगा इलाहाबाद में क्या है, गंगा नदी और यमुना नदी मिलती है, लेकिन आगे जब जो बहती है इलाहाबाद से या प्रयागराज से, इसके बाद इसका नाम गंगा ही रहता है। क्यों रहती है गंगा, क्योंकि इनकी ढाल क्या है, ज्यादा है। अगर आप लोग प्रयागराज गए होंगे तो, या ऐसे कुछ जगह पे गए होंगे तो आपको मालूम होगा, या देव प्रयाग गए होंगे तो उनके स्लोप देखिएगा, ढाल देखिएगा, सेम होता है। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। सर आपने गंगा नदी जो बोला ना संगम से बनती है वो भागीरथी और कौन सी नदी बताई? अलकनंदा, अलकनंदा, अभी बताऊंगा ना, ओके सर। पंच सर प्रयाग आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ना है ना, भागिए मत। सर हाँ अभी आपने ये यमुना और टोन्स नदी में एक चीज बताई थी कि रामसर स्थल। हाँ, रामसर स्थल, रामसर आपको बता था कि देखिए हाँ। भारत तो में जहाँ पे वेटलैंड एरिया होता है ना तो वो उसको कंजर्वेशन करा जाता है, करना संरक्षित किया जाता है। आपको कल बताया कि जो जहाँ वेटलैंड एरिया होता है ना वो क्या होता है, जो वाटर होता है उसको प्यूरिफाइड करता है, यानी शुद्धिकरण करता है। इसलिए इस क्षेत्रों को कंजर्व करना बहुत जरूरी होता है। आप लोग सुने होंगे कि प्राचीन काल में हमारे हर गांव में बहुत बहुत तालाबे हुआ करता था। शुभ, अब तालाब जानते होंगे क्यों होते थे, उसका नेचुरल प्रोसेस था कि पानी को शुद्ध करते थे। आज तालाब नहीं है, देखिए कितना ज्यादा है। अभी अब देखिए भारत सरकार ने नया प्रोजेक्ट भी शुरू किया कि हर गांव में कम से कम तालाब होने के लिए उसको पैसे वगैरह देते हैं। तो रामसर साइट ऐसा होता है जहाँ पे क्या होता है, वेटलैंड एरिया हो, दलदल भूमि हो, जो पानी को प्यूरिफाइड करे। इसलिए आपको बताया था कि जो वेटलैंड एरिया होता है उसको क्या कहा जाता है, किडनी ऑफ द अर्थ कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में किडनी क्या रहता है, प्यूरिफाइड करता है, उसी प्रकार से। तो सर ये रामसर स्थल यमुना और टोन्स नदी के मिलने से बना। मिलने से नहीं बना है, मतलब उसके बीच में जो दलदल क्षेत्र है उसी को कहा जाता है। मिलने से बना ये नहीं बोला, अच्छा। उसके बीच के जो क्षेत्र है वो दलदल भूमि है, मतलब वेटलैंड एरिया, ओके। उस क्षेत्रों को आसान क्षेत्र कहा जाता है।
और वो उत्तराखंड का पहला रामसर साइट प्लेस है। ये बोला मैंने, ये नहीं बोला कि दोनों के मिलने से बनता है। मतलब उसके क्षेत्र में दो नदी मिलेगा ना, तो उसमें पानी होगा। तो पानी होगा तो उसमें फैल जाता होगा पानी कुछ क्षेत्रों में। तो जब कुछ क्षेत्रों में पानी फैल जाएगा तो वहां का मिट्टी क्या होगा, दलदली हो जाएगा। तो इसलिए उस क्षेत्रों को आसान क्षेत्रों को कहा जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोला कि दोनों के मिलने से बनता है, मतलब उन क्षेत्र में जो पानी बढ़ जाता है, उस पानी के कारण वहां की मिट्टी क्या होगा, दलदली हो गया। ठीक है। थैंक यू। ठीक है, तो समझ में आया कि नदी कैसे बनती है। ध्यान दीजिएगा, नदी मतलब सहायक नदी, ट्यूटरीज और मेन रिवर कैसे बनती है। और एक चीज और आपको बताऊंगा, जब नदियां क्या होता है समुद्र से मिलने लगती है तो वो डेल्टा बनाती है। जो आपको आगे बताऊंगा, जब गंगा यमुना या जो भी नदियां है जब समुद्र में मिलती है, तो तब क्या होता है कि जो नदियों द्वारा जो सिल्ट या गाद लेके पहुंचता है समुद्र किनारे पर, तो वहां पर क्या होता है कि जो नॉर्मल जो वाटर होता है उसमें उसकी जो लवणता होती है, सैलिनिटी होता है, वो थोड़ा कम होता है। और समुद्र पानी का जो सैलिनिटी होता है वो ज्यादा होता है, नमन लवण ज्यादा होता है, खारेपन ज्यादा होता है। तो दोनों पानी जब मिलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो मिट्टियां होती है वो धीरे धीरे वहां पे बैठने लगता है। तो बैठने जब लगता है तो धीरे धीरे जब मिट्टी बैठने लगता है तो वहां पे क्या होता है, जो नदियां होती है वो क्या चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो चारों दिशाओं में जब फैल जाएगी नदियां, मान लेते हैं ये नदियां समुद्र में पहुंचा, और चारों दिशाओं में जब फैल जाएगी, तो ये जो वितरिका या जो ब्रांचेस बन रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं, डेल्टा कहा जाता है। तो डेल्टा कहाँ बनता है, जब समुद्र में या जो सागर में क्या होता है, या सी में जब नदी का मिलन होता है तब वो डेल्टा बनाता है। आप लोग जानते हैं जो सुंदरबन का जो डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन का जो डेल्टा है वो क्या है, जो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से जो डेल्टा बना है, वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्या है, डेल्टा है। डेल्टा मतलब क्या होता है, जब नदी समुद्र से मिलता है तो नदी क्या तो बहुत सारे ब्रांचों में डिवाइड हो जाता है, तो इन ब्रांचों की जो स्थलाकृति बनती है उसे ही क्या है, डेल्टा कहते हैं। आप लोगों ने गणित पढ़े होंगे, तो गणित में जो डेल्टा के आकार का जो साइन होता है वैसे लगभग बनते हैं, इसलिए उसको डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, और कोई किसी का क्वेश्चन। नो सर। हाँ ठीक है। तो अभी देखिए, आपको पता है कि यमुना नदी के बारे में बताया कि यमुना नदी क्या है, उत्तरकाशी से होके आपके देहरादून से होके ये राज्य से बाहर चले जाते हैं, और ये हिमाचल से बॉर्डर बनती है, और सबसे पश्चिमी नदी है ये। और इनकी जो मुख्य नदी सहायक नदी है उत्तराखंड में, वो टोंस नदी है। टोंस नदी दो नदियों के मिलने से बना है, रूपिन और सुपिन से बना है। डाक पत्थर में मिलते हैं, और कालसी जो क्षेत्र है मतलब स्थान है, वो भी क्या यमुना नदी के तट पर है। वो भी कहाँ पे, देहरादून में है, ध्यान दीजिएगा। और जो आसान जो क्षेत्र है, ये यमुना नदी के और टोंस नदी के बीच के एक जगह क्षेत्र है, जहाँ पे दलदली क्षेत्र पाया जाता है, और वहां उसे उत्तराखंड का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। रामसर साइट का मतलब जहाँ पे वेटलैंड एरिया पाया जाता है। भारत में बहुत सारे रामसर साइट है, ध्यान दीजिएगा, एक नहीं है, बहुत उत्तराखंड में एक तो है, लेकिन भारत में बहुत सारे क्षेत्र है। रामसर साइट क्यों फेमस है, क्योंकि ये जो वाटर है उसको प्यूरिफाइड करते हैं। और रामसर एक जगह का नाम है, जो ईरान का एक शहर है, वहां पे बैठक हुआ था तो उसी में हमको आए। और 2 फरवरी को, अभी 2 फरवरी आने वाला है, 2 फरवरी को रामसर डे मनाया जाता है, रामसर दिवस मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं भागीरथी नदी के बारे में। देखिए, भागीरथी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भागीरथी और अलकनंदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या होता है, आज उसको क्लास पूरा नहीं हो पाएगा तो बीच में रह जाएगा तो सही नहीं रहेगा। तो मैं सोचता हूँ कि अगले जब उत्तराखंड का क्लास होगा तो उसमें क्या होता है, आपको भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों को एक साथ पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा नदी देव प्रयाग में जब मिलेगी तो उसमें क्या बन जाएगा, गंगा नदी बनेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में जो पंच प्रयाग है, जो 5 संगम है अलग अलग, जिसको पंच प्रयाग कहा जाता है, तो ये 5 प्रयाग नहीं, और भी प्रयाग है, 5 फेमस है। ये मत समझिए कि उत्तराखंड में मतलब 5 ही प्रयाग है, ऐसे कुछ नहीं है, और भी प्रयाग है, लेकिन 5 ज्यादा फेमस है। तो जितने भी प्रयाग हैं उसका एक जो मुख्य नदी है वो है अलकनंदा।
अलकनंदा से जब अलग अलग नदियां मिलती है तो उसके हिसाब से क्या होता है, उसका नामकरण होता है। चाहे वो धौली गंगा मिले, पिंडर मिले, ठीक है, मंदाकिनी नदी मिले, उसके बाद भागीरथी नदी मिले, तो जो अलग अलग नदी अलग अलग जगह पे मिलती है तो उससे क्या होता है, पंच प्रयाग बनते हैं। लेकिन पंच प्रयाग पांच ही प्रयाग नहीं है उत्तराखंड में, और भी बहुत सारे प्रयाग है। और उनमें मुख्य नदी कौन सा है, अलकनंदा एक मुख्य नदी है जो पांचों प्रयागों में से होके बहती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अभी तो देखिए टाइम ज्यादा नहीं है, तो आप आज यहाँ पे क्लास समाप्त करते हैं। अगले क्लास में क्या होता है, इन दोनों नदियों को साथ में पढ़ाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा मैप के माध्यम से। ठीक है, तो आज यहाँ पे कोर्स स्टॉप करते हैं।